हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग के इम्पोर्टेंस और उसकी लिमिटेशंस के बारे में। मतलब कि अकाउंटिंग क्यों ज़रूरी होती है और उसकी क्या क्या कमियां होती हैं, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो पहला एडवांटेजेस आता है, जो पहला इम्पोर्टेंट है अकाउंटिंग का, वो है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। कोई भी बिजनेस के बारे में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कौन? अकाउंटिंग। जैसे कि जो भी हमारे बिजनेस में हो रहा है उसके सारे के बारे में एनालाइज करता है और उसको हमें बताता है कि क्या क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा है। तो उसकी एक फाइनेंशियल पोजीशन बताता है कि फर्स्ट पे चल रहा है हमारा, जैसे कंपेयर करते हैं ना कि रतन टाटा आगे निकल गए, ये आगे निकल गए, तो किसका बिजनेस आगे चल रहा है, किसका ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, किसका ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बताता है बिजनेस के बारे में। अकाउंटिंग की मदद से हम देख सकते हैं कि कोई भी बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है। ठीक है। दूसरा एडवांटेजेस देखें तो दूसरा एडवांटेजेस होता है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। असिस्टेंट मीन्स हेल्प करता है मैनेजमेंट की, किसमें? डिसीजन लेने में। अब मैनेजमेंट का सबसे बड़ा रोल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ओनर तो अपना कैपिटल लगा के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पूरा इस पर डिपेंड हो जाता है। वो तो एक बार अपना पैसा दे देता है कि मैंने ऑर्गेनाइजेशन में पैसा लगाया, अब तुम लोग देखो। ओनर थोड़ी सारे काम करता है। तो मैनेजमेंट सबसे बड़ा काम करता है, सबसे ज़्यादा काम करता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो मैनेजमेंट को बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। ये वाला पॉइंट आ जाता है इसमें, 7 वाला नहीं, सॉरी 7 वाला नहीं, 6 वाला पॉइंट आ जाता है, हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। यही वाला पॉइंट है ये। तो मैनेजमेंट को हेल्प करता है डिसीजंस लेने में उसके, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर सके, उसके वेलफेयर के बारे में डिसीजन लेने में हेल्प करता है कौन? अकाउंटिंग की मदद से हम देख सकते हैं बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं। जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट है तो वो कब लॉन्च करना है मार्केट में, उसकी प्राइस वैल्यू क्या रहेगी, तो ये सब के बारे में कौन डिसाइड करता है? मैनेजमेंट। वो डिसीजन लेने में सक्षम होता है। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जैसे कि कंपेयर करते हैं। जैसे इस साल मेरा कितना प्रॉफिट था और पिछले साल कितना था, तो मुझे कितने की लीड देनी है, मतलब और प्रॉफिट कितना कमाना है। तो उस वजह से सारा एनालाइज करके हम कंपेयर कर पाते हैं कि कितना प्रॉफिट हमारा हमने पिछली साल किया था और इस साल हमारा कितना लॉस में चल रहा है। तो कंपैरेटिव स्टडी की हेल्प से हम अपने जो भी कमियां रह रही हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हम लीड दे पाते हैं, ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो जल्दी से ग्रो करे। और जो जो कमियां आ रही हैं, हम प्रॉफिट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, कंपेयर करते हैं। सब चीज़ें, पूरा डाटा होता है वो कंपेयर करते हैं कि क्या क्या कमियां आ रही हैं और हमें क्या क्या सुधार करने चाहिए। तो ये अकाउंटिंग की हेल्प से ही तो करेंगे कंपेयर। पिछले साल का अकाउंट बना हुआ, इस साल का अकाउंट बना हुआ, उन दोनों को देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो उससे ये पॉइंट आता है कि फैसिलिटेट कंपेरेटिव स्टडी, इसको हम कंपेयर करते हैं। चौथा पॉइंट आता है हमारा फैसिलिटेट्स लोन्स। अब लोन्स कौन प्रोवाइड करता है? बैंक्स। लोन प्रोवाइड करती हैं बैंक्स। अब बैंक को क्या ज़रूरत है हमारे अकाउंटिंग देखने की? बैंक इसलिए देखता है क्योंकि वो ये देखता है कि हम इस कंपनी को हम लोन दे रहे हैं, तो क्या ये कंपनी हमें वापस से रुपया दे पाएगी इंटरेस्ट के साथ। इसलिए हम उसकी अकाउंटिंग चेक करते हैं पहले। तो हमारी अकाउंटिंग ठीक होगी, उसमें प्रॉफिट्स होंगे, तो वो देखेगी कि पिछले साल प्रॉफिट हुआ था, हाँ सही प्रॉफिट हो रहा है, तो कंपनी हमारा जो पैसा हम उसको दे रहे हैं तो वो हमें वापस कर पाएगी। इसलिए जो लोन हमें मिल जाता है, अकाउंटिंग की हेल्प से हमें लोन भी मिल जाता है हमारी कंपनी को। उसके बाद पांचवा पॉइंट आता है एविडेंस इन कोर्ट। एविडेंस इन कोर्ट का मतलब होता है, अब जैसे कि मेरी कंपनी के ऊपर किसी ने केस कर दिया, किसी को प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, या फिर किसी भी वजह से उसने मेरे कंपनी पे केस कर दिया, तो मेरे पास सारे सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होंगे कि प्रोडक्ट मैंने कब बेचा था, कि क्या क्या उसकी डिटेल्स थी, किसको बेचा था और कौन सी डेट में बेचा था, उसके लिए सारी डिटेल्स हमारे पास पहले से रिकॉर्ड होंगी अकाउंटिंग में। तो हम अकाउंटिंग अपनी दिखा के उस केस को हम लड़ सकते हैं, हमारी कंपनी लड़ सकती है। तो वहाँ पे भी अकाउंटिंग हमें हेल्प करता है कोर्ट में, एविडेंस, एज अ एविडेंस। उसके बाद 6 पॉइंट आता है हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। ये यही वाला पॉइंट था, मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करता है, 2 बार लग गया है। उसके बाद हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनरशिप अकाउंट कौन से होते हैं? जैसे कि कोई भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी कंपनी चल रही है, उसके जो ओनर्स हैं वो पार्टनर्स हैं, वो हो जाते हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स। ठीक है। तो अब पार्टनरशिप अकाउंट्स में कैसे अकाउंटिंग हमारी हेल्प करती है? तो पार्टनरशिप अकाउंट में
देखते हैं कि जैसे कि कोई नया पार्टनर आ रहा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, अब वो नया आ रहा है तो कुछ ना कुछ लेके आ रहा होगा, तो वो सब चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं। अपनी गुडविल ला रहा होगा, अपना कैपिटल ला रहा होगा, अपना थोड़े बहुत गुड्स ला रहा होगा, जो भी चीज़ें हैं उसके पास वो अब इंट्रोड्यूस करेगा उस ऑर्गेनाइजेशन में। तो वो सब चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं। और पार्टनरशिप में जैसे कि अभी आ रहा था, एडमिशन हो रहा है पार्टनर का, या फिर कोई भी पार्टनर जा रहा है, हमारी हमारी कंपनी से कोई पार्टनर जा रहा है, तो उसका पूरा अकाउंटिंग देखेंगे कि इसका इसके हिस्से का कितना शेयर हो गया है, तो उसको इतना पैसा दे दो और उसको रिटायर कर दो ऑर्गेनाइजेशन से। तो या फिर कोई कंपनी है वो बंद हो रही है, ठीक है, डिसॉल्व हो रही है, उस सिचुएशन में, उस सिनेरियो में क्या करते हैं, देखते हैं पूरा अकाउंट, देखते हैं कि किसके हिस्से में कितना शेयर पड़ेगा, कितना प्रॉफिट, कितना रुपया कौन ले जाएगा, वो सब भी हम देखते हैं अकाउंटिंग की हेल्प से। तो पार्टनरशिप अकाउंट में भी हेल्प करता है अकाउंटिंग, ठीक है। उसके बाद और भी पॉइंट आ जाते हैं, जैसे कि जो हम बिज़नेस अपना बेच रहे हैं, वही डिसॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें भी हेल्प करता है हमारा। जैसे कि हमारी कोई कंपनी थी, उसको उसकी कोई कीमत है, तो कीमत पता कैसे करेंगे कि कितने की हो गई है भाई, अब हम पे नहीं चलाई जा रही है, अब हम बेच रहे हैं अपना ऑर्गेनाइजेशन, तो कीमत पता करेंगे उसके अकाउंटिंग की हेल्प से ही तो करेंगे उसकी कीमत पता। तो एक और पॉइंट आ जाता है यहाँ पे, फैसिलिटेट्स सेल ऑफ बिजनेस, फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। इसमें हम देखते हैं अकाउंटिंग की हेल्प से जो हमारे बिजनेस की क्या प्राइस चल रही है मार्केट में, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको सेल करते हैं। तो ये हमारा 8वां पॉइंट आ जाता है। अब 8 ही पॉइंट होते हैं, और भी कई पॉइंट हो सकते हैं अकाउंटिंग, इन्हीं यही पॉइंट थोड़ी हैं, और भी पॉइंट हो सकते हैं, आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो। अब एक और जैसे हो गया, जैसे कि कंगाली आ जाती है किसी भी, कोई ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, उस पर बहुत सारे लॉस हुए, तो उसमें कंगाली आ गई कोई, मतलब रुपए नहीं बचे उस पर बिल्कुल भी, तो उसका भी अलग प्रोसीजर होता है दिखाने का कि हम पे कंगाली आ गई है, तो हमें अब छूट दे दो या फिर माफ़ कर दो हमें, जो भी इन्वेस्टर है पैसा कैसे लौटाएगी वो, तो इस वजह से उसका अलग प्रोसीजर होता है। तो इंसॉल्वी, अब ऐसे तो कोई भी कंपनी कह देगी कि हमें माफ़ कर दो, हम पे वो आ गई है, इंसॉल्वेंसी आ गई है, हम पे कंगाली आ गई, हम पे कुछ नहीं बचा है अब, ऐसे तो कोई भी फ्रॉड कर सकता है ना। तो इसलिए हम जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कोर्ट होता है, वो पहले चेक करता है कि हाँ वाकई में इस कंपनी पे कंगाली आई है कि नहीं आई है। तो एक और आ जाता है, हेल्प्स इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी, इन द इवेंट ऑफ, हेल्प्स इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। कंगाली के जब कंगाली आ जाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसको भी हम अकाउंटिंग की मदद से चेक कर पाते हैं कि हाँ बाकी में ये सही बोल रहा है, ये कंपनी सही बोल रही है कि इस पर कंगाली आई है, वैसे ही भागना चाह रही है मार्केट से, बहुत सारा कर्जा हो गया इसलिए। तो ये पॉइंट्स कुछ आ जाते हैं हमारे, जो बताते हैं कि क्या क्या ज़रूरत होती है अकाउंटिंग की किसी भी बिजनेस या और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ये 9 पॉइंट आ गए हैं। उसके बाद हम देखेंगे लिमिटेशंस क्या होती हैं अकाउंटिंग। अब लिमिटेशंस में पहला लिमिटेशन आ जाता है, लिमिटेशन अकाउंटिंग के देखते हैं कि मतलब कि क्या क्या अकाउंटिंग की कमियां हैं। तो पहली कमी ये आ जाती है, पहली लिमिटेशन ये आ जाती है कि अकाउंटिंग पूरी तरह से एग्जैक्ट नहीं होता। अकाउंटिंग इज़ नॉट फुली एग्जैक्ट, अकाउंटिंग इज़ नॉट फुली एग्जैक्ट, पूरी तरह से एग्जैक्ट नहीं होता है, मतलब कि एजम्पशंस पे भी बेस होता है, एजम्पशंस पे बेस होता है, उसकी वजह से हम गलत चीज़ें रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो वो पूरी तरह से एग्जैक्ट नहीं होती। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं इसका, जैसे कि कोई भी चीज़ 2 लाख की है, ठीक है, मैंने कोई कंप्यूटर ख़रीदा 2 लाख का पड़ा मुझे, ठीक है, कंप्यूटर पड़ा मुझे 2 लाख का, ठीक है। अब उसमें उसने मुझे गारंटी दी कि ये 5 साल चलेगा, 5 साल चलेगा, 6 साल चलेगा, जैसे कि उसने मुझे बताया 5 साल चलेगा, तो मैं 1 साल का उसका लगा के रिकॉर्ड कर लूँगा, हर एक साल में 40,000 रिकॉर्ड करके चलूँगा, 5 साल में तभी तो हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा, तो 40,000 में रिकॉर्ड कर लूँगा। तो अब ज़रूरी थोड़ी है कि ये मतलब 5 ही साल चले, ज़्यादा भी चल सकता है, कम भी चल सकता है, हो सकता है 7 साल चले, हो सकता है 10 साल चले। तो रिकॉर्ड तो मैंने 40,000 कर लिया हर साल का, 2 लाख दिखा दिया मैंने अपने अकाउंट में कि मेरा 2 लाख का खर्चा है कंप्यूटर लेने में, और 4 साल चल रहा है, 5 साल चल रहा है, तो 40,000 खर्चा दिखा दिया। लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है, ज़्यादा चल सकता है, कम चल सकता है, बीच में फेंक थोड़ी देंगे उसको। तो पूरी तरह से एग्जैक्ट नहीं होता है, गलत चीज़ें भी शो कर देता है।
उसके बाद अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन मतलब जो रियल इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता है अकाउंटिंग कुछ चीज़ों में, जैसे कि हमारा जो इसमें हो रहा था ना, ये रियल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा था। जैसे कि अकाउंटिंग ये बोलती है, अकाउंटिंग का मेन प्रिंसिपल क्या होता है, मेन प्रिंसिपल ये होता है कि वो हमेशा चलता चलता रहेगा। गोइंग कंसर्न अजम्पशन सुना होगा। इसमें क्या होता था, कोई भी कंपनी है उसको हम जब स्टार्ट कर रहे हैं तो ये मान के स्टार्ट कर रहे हैं हमारी ये कंपनी है तो ये हमेशा चलती रहेगी हमेशा। पर ऐसा थोड़ी होता है, ये रियल थोड़ी है। वो एक टाइम पे आके बंद भी हो जाती हैं कंपनियां, ये थोड़ी है लाइफ टाइम चलती रहती है हमेशा। कोई कंपनी, नोकिया बंद हो गई, उसको मार्केट में ठीक से स्टैंड नहीं कर पाई तो वो बंद हो गई। इसलिए ये एक एजम्पशंस है, ये रियल इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता है कि ये हमेशा चलता रहेगा। तो गलत इन्फॉर्मेशन भी दे देता है अकाउंटिंग। ऐसा नहीं है सारी चीज़ें सही बताता है, कुछ चीज़ें गलत बता देता है। अब कुछ कंपनी वाले जानबूझ के अपने कंपनी के अकाउंट्स में अच्छी अच्छी चीज़ें लिख देते हैं जो कि नहीं हो रही होती हैं एग्जैक्टली, लेकिन वो लिख देती हैं ताकि जो इन्वेस्टर हैं वो उस कंपनी की तरफ आकर्षित हो, वो अट्रैक्ट हो और उसमें इन्वेस्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा रुपये, उसको प्रॉफिट हो। इसलिए उसकी अच्छी अच्छी बातें ज़्यादा लिख देते हैं। तो अकाउंटिंग रियलिस्टिक नई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। उसके बाद अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। अकाउंटिंग क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को इग्नोर करती है। क्वालिटेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? क्वालिटेटिव एलिमेंट्स मतलब अब जैसे कि कोई कंपनी में कोई भी एम्प्लॉय है तो वो बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, और उसी तरफ दूसरी कंपनी में कोई भी एम्प्लॉय है वो टाइम पे आता है और टाइम पे चला जाता है। बस 6 बजे आया और शाम के 6 बजे चला गया, बस उसने उसको काम करना था उतना काम किया, मतलब हार्ड वर्क नहीं कर रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है, उसको अपनी सैलरी से मतलब है। तो अब दोनों में ग्रो कौन सी कंपनी करेगी? जिसके एम्प्लॉयज़ अच्छे हैं, कंपनी वही ग्रो करती है जिसके एम्प्लॉयज़ उसके लिए डेडिकेटेड है और अच्छा काम कर रहे हैं। तो पहली वाली कंपनी में उसके एम्प्लॉयज़ अच्छे हैं तो वो जल्दी ग्रो करेगी। पर ये चीज़ें इसमें लिखी जाती हैं कि अकाउंटिंग में कि हमारे एम्प्लॉयज़ अच्छा काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छे सोच रहा है, इसकी सोच अच्छी है, वो हमारी कंपनी को आगे ले जाना चाह रहा है, या क्या क्या सोच रहे हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड हैं कि नहीं है, ये सब चीज़ें थोड़ी लिखी जाती हैं अकाउंट्स में। तो क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को इग्नोर करता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आ जाता है हमारा, अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस मतलब कि जैसे कि अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करते हैं, जैसे आज मैंने एक लैंड खरीदी, ठीक है, कोई भी मैंने लैंड खरीदी है 1 लाख की, तो उसको मैं जब रिकॉर्ड करूँगा, जब मैंने खरीदी है तो मैं रिकॉर्ड कर लूँगा 1 लाख की मैंने आज लैंड खरीदी है। तो उसको मैं 10 साल बाद अगर मैं देखता हूँ कि वही 1 लाख की जो लैंड मैंने खरीदी थी वो मेरी हो गई है 2 करोड़ की, तो अब जो मुझसे कोई पूछेगा कि तुम्हारी जो लैंड है तुम्हारे पास कितने की है, तो मैं ये थोड़ी बताऊंगा 2 करोड़ की है, क्योंकि मैंने तो मेरे अकाउंट वो देखेगा। सबको बताता थोड़ी फिरूंगा इतने की है भाई, इतने की नहीं है, 1 लाख की नहीं है, मेरे अकाउंट्स में आज की डेट में इतनी है। तो सब लोग तो अकाउंट चेक करते हैं तब एनालाइज कर लेते हैं, अकाउंट से ही तो सब पता चल जाता है किसी भी कंपनी के। तो मेरी उसने अकाउंट देखा और देखा कि मेरे पास 1 लाख की ज़मीन है, लेकिन थी कितने की? 2 लाख की। तो मतलब कि जो हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है किसी भी चीज़ की तो वो रिकॉर्ड करता है अकाउंट। ये नहीं कि जो उसकी प्राइस आज क्या है वो रिकॉर्ड नहीं करता है। तो जो प्राइस चेंज हो रही है वो रिकॉर्ड नहीं करता है, जो जिस कीमत पे हमने खरीदा है कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी चीज़ खरीदी है तो वो रिकॉर्ड करता है अकाउंट, ठीक है। तो प्राइस लेवल चेंज को इग्नोर करता है। उसके बाद 5वां पॉइंट आता है, अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मीन्स क्या होता है? फ्रॉड करती हैं कंपनियां। फ्रॉड कैसे कर रही हैं? जैसे कि वही अच्छी बातें लिख देती हैं और फालतू ज्ञान लिख देती हैं कि जो नहीं भी हो रहा होता है वो भी लिख देती हैं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमारा सी ग्रेड आया होता है, हमारा सी ग्रेड आया, अब घर पे पूछा कितने आए तो हमने वही ए कर दिया, रिपोर्ट कार्ड में हमने पेन से बस लाइनें तो करनी होती है, ए कर दिया हमने। तो सबको ए बताते फिर रहे हैं कि हमारा रिकॉर्ड आया है, हमारे अच्छे मार्क्स आए, ए ग्रेड आया है। तो ऐसे ही कंपनियां क्या करती हैं, जैसे कि लोन लेना होता है तो बैंक चेक करती हैं उनके अकाउंट्स, ऐसे ही वो अपने में प्रॉफिट दिखा देती हैं ज़्यादा से ज़्यादा। उससे क्या होता है, इन्वेस्टर भी उनमें इन्वेस्ट करते हैं कि भाई ये कंपनी तो बहुत प्रॉफिट कर रही है तो इसमें हमें भी इन्वेस्ट करना चाहिए। इसलिए विंडो ड्रेसिंग गलत काम करते हैं, ये इलीगल होता है, इलीगल होता है, ये फ्रॉड करती हैं कंपनियां, ठीक है। तो ये भी अकाउंटिंग हमारा ये भी एक लिमिटेशन हो जाती है अकाउंटिंग की, ठीक हो गया। उसके बाद 5 ये हो गए, और एक और हो सकती है पर्सनल बाइस। 6 हो सकती है हमारी पर्सनल
22 पर्सनल बायस में क्या होता है, लड़ाई भी हो जाती है अकाउंट के चक्कर में, कि जैसे कि कौन सा मेथड यूज़ करना है अकाउंटिंग की हेल्प से हमें, मतलब अकाउंटिंग लड़ाई भी, कॉन्फ्लिक्ट भी सिचुएशन क्रिएट कर देता है। जैसे कि कोई मैनेजर कह रहा है किसी डिपार्टमेंट का कि हमें SLM मेथड यूज़ करना चाहिए, और वहीं पे दूसरा मैनेजर कह रहा है कि नहीं SLM नहीं, WDB मेथड यूज़ करना चाहिए। तो अकाउंटिंग एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन भी क्रिएट कर देता है, पर्सनल बायसेस भी सिचुएशन क्रिएट कर देता है। तो ये 6 पॉइंट आ जाता है हमारा। तो आज की वीडियो में हमने देखा इसके अकाउंटिंग के इम्पोर्टेंस क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या होते हैं, और लिमिटेशंस क्या होते हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।